देखिए बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आपको चीजें याद आए। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ में अगर कोई करंट एलिमेंट होता है तो उसके अराउंड किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इसका एक करंट एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ dl होती है और ये डिस्टेंस r। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलोंग आइडियल क्रॉस बी, डायरेक्शन आइडियल क्रॉस बी की तरफ होती है। इसका एक आसान सा तरीका है, जैसे सपोज करो कि ये करंट एलिमेंट है, आपको अपना फेस करंट के डायरेक्शन में रखना है। अगर राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आउटवर्ड होगा। ये सबसे आसान तरीका। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो आप अपना जो फेस है वो अपना फेस ऐसे करंट की डायरेक्शन में रखो। तो फेस ऐसे करंट की डायरेक्शन, मेरे जो फेस की डायरेक्शन है और जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम हो गई। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो अगर करंट इस तरफ है तो लेफ्ट ये होगा, अगर करंट इस तरफ है तो लेफ्ट ये होगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपना फेस करंट की तरफ रखिए, राइट हैंड साइड की तरफ परपेंडिकुलरली इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड होगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सबसे आसान तरीका है करंट की डायरेक्शन जानने का। फिर इसकी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी। इसकी एप्लीकेशंस थी, एक तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। ये जैसे कोई सर्कुलर कॉइल है और उसमें आई करंट है तो इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर इसकी रेडियस r है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और डायरेक्शन देखिए, अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इनवर्ट के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट, यानी कि इससे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा और इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर को अराउंड जाता है, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इस तरफ से एंटर करेगा फिर वापस आएगा, इसमें इस तरफ से एंटर करेगा ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा। और अगर इसका कोई आपने ये आर्क लेना है, ये आर्क है और ये सेंटर पे अगर थीटा एंगल बनाता है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई इंटू, और पूरे जो लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये सर्कुलर कॉइल का डायरेक्शन का आपका ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज तो इनवर्स, एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड्स। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर है, स्ट्रेट है, उसके एक्सिस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, उसका फॉर्मूला होता है, अगर ये एक तरफ θ1 एंगल बनाता है और दूसरी तरफ θ2 एंगल बनाता है और पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, करंट I है, तो देखिए करंट की तरफ फेस करेंगे तो राइट हैंड साइड पड़ेगा इस तरफ, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर हमने देखा था कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए जैसे हमने ये एक वर्टिकल सर्कुलर कॉइल कंसीडर करी इस तरह से और इस पे आई करंट, ये इसका एक्सिस हो गया, तो इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके सेंटर से इसके एक्सियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू रेडियस स्क्वायर, म्यू नॉट आई इंटू रेडियस स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय 2 रेडियस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और अगर मैं इसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, क्लॉकवाइज कर दूं, तो क्लॉकवाइज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है। और ये ऐसे क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाएगा। तो आप अगर इधर देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आता हुआ दिखेगा, अगर यहाँ इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा ऐसे, और ऐसे क्लोज लूप बनाएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इनके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें एक ही पॉइंट ऑफ डाउट होता है कि डायरेक्शन क्या होती है। आप डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझ लीजिए तो क्वेश्चन आसान है। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसके अराउंड एक पॉइंट है P, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इससे इसकी डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है 0.04 मीटर। तो इस डिस्टेंस को हम A से डिनोट करते हैं। इसमें करंट की वैल्यू है 8 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है, करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, सिर्फ 8 एम्पियर लिखा हुआ है। ये एक एंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये θ1 हो गया, और दूसरे एंगल से दूसरे एंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये θ2। तो P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए, μ0/4 पाई I/A और sin θ1 प्लस sin θ2। इससे इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो μ0/4 पाई 10⁻⁻7 I 8 एम्पियर, A की वैल्यू 0.04, sin θ1 sin 30 और sin θ2 हो जाएगा sin 60। तो 10⁻⁻7 इंटू 8, 4 इंटू 10⁻², 0.04 को 4 इंटू 10⁻² लिख देंगे, sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। ये 10⁻7 और 10⁻², 10⁻5 हो जाएगा। 8/4, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये 1 प्लस √3, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻5 1 प्लस 1.732 हो जाएगा 2.732 इंटू 10⁻5 टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2.732 इंटू 10⁻5 टेस्ला। अगर इसमें डायरेक्शन भी पूछी होती तो ये जैसे करंट की तरफ हम फेस करेंगे तो ये राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट पड़ेगा। तो अगर हम करंट ऊपर की तरफ मार्क करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ट होगा, मतलब इस प्लेन से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Calculate the magnetic field at the center of a coil in the form of a square of side 2A carrying current I। तो देखिए एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर स्क्वायर कॉइल है, कॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2A। इसकी जो साइड है वो 2A दी हुई है, करंट इसमें I है, करंट I गिवन है, करंट की सेंस नहीं दी हुई है, मतलब करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कि सेंटर पे कितना होगा। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो आप देखिए करंट इसमें एक ही सेंस में हो सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड में पड़ेगा, इसके भी ये राइट साइड में पड़ेगा, इसके भी ये राइट साइड में पड़ेगा और इसके भी राइट साइड में पड़ेगा। तो हर एक वायर का
तो स्क्वायर को हम 4 वायर से मिलकर मान सकते हैं। ये ए बी एक वायर हो गया, बी सी दूसरा वायर, सी डी तीसरा और डी ए चौथा। और सेंटर पे जो सेंटर है वो इन सभी वायर्स में जो करंट की डायरेक्शन है उसके राइट साइड में पड़ता है। मतलब सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में होगा तो सबके मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर ए बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना ए बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे उतना ही बाकी तीनों का भी होगा। तो सबका जो एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए को इससे ज्वाइन करिए, बी को इससे ज्वाइन करिए और देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी। इसके सेंटर से इस वाले पॉइंट का ये पॉइंट हमने एम ले लिया और सेंटर को ओ ले लिया। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ए के इक्वल। और जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो ये एक डायगोनल हो गया इसका, ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। सिमेट्री से ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये दूसरा एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों एंगल 45 डिग्री हो। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 यानी कि साइन 45 डिग्री और साइन थीटा 2 वो भी साइन 45 डिग्री। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया 10 रेज़ पर -7। करंट आई ए के बराबर ही होगा साइन 45 1/√2 और दूसरा साइन 45 भी 1/√2। तो 4 इंटू 10 रेज़ पर -7 इंटू आई बाई ए और ये 2/√2। ये √2 से 2 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। तो 4 इंटू √2 इंटू 10 रेज़ पर -7 इंटू आई अपॉन ए। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर के ऊपर। तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A cable 10 मीटर above the ground, एक केबल है और वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। सपोज करिए कि ग्राउंड है तो जो केबल है वो इससे 10 मीटर ऊपर है। कैरी द करंट ऑफ 100 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये सपोज करिए साउथ है, ये नॉर्थ है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ 100 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो कर रही है। Find the direction and magnitude of magnetic field on the ground directly beneath the cable. तो केबल के बिल्कुल नीचे इस वाले पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये हमारा पॉइंट है और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो जो वायर है, ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ नहीं दी हुई है कि इस वायर की लेंथ कितनी, तो इसको हम इनफाइनाइट लेंथ का कंसीडर कर लेंगे। ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है। तो अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखिए ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये वाला एंगल जो बनेगा θ1, ये एंगल क्योंकि ये बहुत लंबा होगा तो ये जो θ1 एंगल है इसको हम 90 डिग्री लेंगे और इस तरफ जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई अपॉन ए, θ1 और θ2 दोनों को 90 डिग्री ले लेंगे, साइन 90 प्लस साइन 90 तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई अपॉन ए साइन 91 और दूसरा साइन 90 भी 1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई अपॉन ए और 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई ए। तो स्ट्रेट कंडक्टर का इनफाइनाइट वायर अगर है, ये अगर इनफाइनाइट कंडक्टर है तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, अगर ये वाली डिस्टेंस ए है। अगर आर है तो इसको 2 पाई आर कर देंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अगर ए को आर लिख देंगे तो ये ए की जगह आर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये 2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये 2 पाई हो गया। आई 100 एम्पियर है और जो आर है वो 10 मीटर है। 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻1 इसमें ऐड करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब हमें इसकी डायरेक्शन बतानी, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड अलोंग आइडियल क्रॉस आर्क। तो जो आइडियल की डायरेक्शन है वो तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ से नॉर्थ कौन सा वेक्टर होता है, नॉर्थ की तरफ जे वेक्टर। आपको बताया था कि साउथ नॉर्थ कैसे बनता है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ जे वेक्टर होता है। तो साउथ से नॉर्थ कौन सा वेक्टर हो गया, जे कैप। और आर ये वाला वेक्टर होगा नीचे की तरफ टुवर्ड्स द पॉइंट। आर वेक्टर उस पॉइंट की तरफ होता है जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो ये बीनीथ नीचे की तरफ है, ग्राउंड की तरफ है। तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होता है माइनस के कैप। तो ये हो जाएगा जे क्रॉस माइनस के कैप, ये माइनस जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के होता है आई कैप, माइनस आई कैप। तो आई कैप ईस्ट को डिनोट करता है और वेस्ट को माइनस आई कैप। तो ये हो गया टुवर्ड्स वेस्ट, इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट। तो इसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये इनफाइनाइट वायर के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो फाइनाइट लेंथ का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, अगर उसमें θ1 और θ2 दोनों को 90 डिग्री ले लेंगे तो इनफाइनाइट कंडक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, circular coils having identical turns and radii in the ratio 1:3 are joined in series। जैसे एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब है कि करंट सेम होगा। तो कॉइल्स अगर सीरीज में है तो इसका मतलब है कि उन दोनों में जो करंट है वो सेम रहेगी। सीरीज में करंट सेम रहती है, यानी कि I1 I2 के इक्वल। आइडेंटिकल टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, यानी कि N1 N2 के इक्वल है। और रेडियाई का रेशियो दे रखा है 1:3, R1:R2, ये 1:3 दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2R। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल फॉर्मूला इज दिस म्यू नॉट आई अपॉन 2R।
अब इसमें देखिए करंट दोनों में सेम है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट सेम होगी तो करंट होगी कांस्टेंट, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिलेशन किससे होगा, मतलब किसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लिख सकते हैं b1/b2 और क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये r2/r1 हो जाएगा। अगर r1/r2 1/3 के इक्वल है तो r2/r1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3:1। तो r2/r1 की वैल्यू हो जाएगी 3:1। तो दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 3:1 हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। देखिए ये कोई हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अबाउट सपोज करिए कि v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है और उसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसका ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि रेडियस हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन दिस ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, और यूनिफॉर्म स्पीड है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। What is the magnetic field produced at the center of the nucleus due to the motion of this electron? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम के अंदर एक सर्किल में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट बनेगी और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो करंट क्या होता है, देखिए करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब इसको एक क्लोज सर्किट बनाने में, यानी कि यहाँ से वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस, तो अगर r इसकी रेडियस है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक पूरे साइकिल में, 2/r। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका फॉर्मूला हो गया ev/2/r। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये इस करंट के इक्विवेलेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा तो इसकी वजह से जो करंट आएगी वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। ये करंट आ गई। अब करंट से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो करंट से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I/2r। तो μ0/2r और I की वैल्यू डाल दीजिए, E इंटू वी डिवाइडेड बाई 2/r। तो हो गया μ0 और 2 टू द 4 पाई अपॉन 4 पाई इंटू EV/r²। ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला होगा। अब इन सब की वैल्यूज गिवन है, इन सब की वैल्यूज रख दीजिए। तो magnetic field at the center will be μ0/4 pi. This is 10⁻⁻7. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। स्पीड इज गिवन 2.2 into 10⁻6 divided by r square। r हो गया 0.5, ये 10⁻⁻1 इसको दे देंगे तो 5 into 10⁻⁻11 मीटर हो जाएगा। तो ये 5 into 10⁻⁻11 और उसका स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर इज 1.6 into 2.2 divided by 5 square 25 into -20 और ये 10⁻22।
हो जाएगा 1.6 इंटू 2.2 इंटू 10⁻, ये -22 ऊपर जाके 22 हो जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। 10 स्क्वायर को हम 100 लिख सकते हैं और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6.4। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6.4 इंटू 2.2, तो ये 14.08 टेस्ला हो। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 14.08 टेस्ला हो जाए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक कंबाइंड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि as shown in figure, a cell is connected across x and y of a uniform circular conductor। ये देखिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर कंडक्टर है, कहीं भी हो सकता है, इसकी कोई आपको सिमेट्री नहीं दी हुई, एक्स और वाई कहीं भी एक पॉइंट दे रखा है। ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट वाई है, और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये एक सेल हो गया, सेल से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसको वाई पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो ये सेल से इसमें आई करंट जाएगी और ये आई इसमें, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो वायर के दो पार्ट होंगे, एक वायर जा रहा था, फिर वायर के दो पार्ट होंगे, एक करंट इस तरफ जाएगी, दूसरी करंट इस तरफ, और ये दोनों करंट मिलके फिर से ये आई करंट, तो करंट इस तरह से चेंज हो, मतलब एक्स और वाई के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। जहां पे भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है या वायर के पार्ट्स होते हैं, वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है। तो जैसे ये वायर गया, यहाँ से एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो उस तरफ वाला जो सर्किट है और इस तरफ वाला जो सर्किट है वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, करंट उस तरफ जाएगी, करंट इस तरफ जाएगी। अभी कहता है कि प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। तो हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका सेंटर उस तरीके, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, एक की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एक की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज और इस करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर B1, वो तो अंदर की तरफ होगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, वो बाहर की तरफ होगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। तो हमने B1 को पॉजिटिव ले लिया और B2 को नेगेटिव, तो B1 की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हम B2 को नेगेटिव ले रहे हैं, B1 को पॉजिटिव, तो B1 की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम उसको B1 की डायरेक्शन में लेते हैं, तो B1 को पॉजिटिव लेंगे और B2 को नेगेटिव, और नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो एंगल है B1 की तरफ जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इसको हमने θ1 ले लिया, और B2 की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको θ2 ले लिया। तो B1 का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, θ1 अपॉन 360 डिग्री इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। R दोनों का सेम ही होगा क्योंकि सर्कल सेम है, तो ये 2R होगा। ये तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा θ2 अपॉन 360 डिग्री, या 2 पाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। तो इसमें देखिए म्यू नॉट दोनों में कॉमन है, 360 कॉमन है और 2R दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा I1 θ1
ये I1 थीटा 1 और इधर हो जाएगा I2 थीटा। ठीक है, अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, हम म्यू नॉट को नहीं बदल सकता है, इसके रेडियस को हम नहीं बदल रहे हैं, तो ये सब तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं आएगी, तो यही वाला टर्म जीरो हो सकता है, और ये वाला टर्म जीरो तब होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे जिससे कि हम इसको वेरीफाई कर सकें कि I1 थीटा 1 की वैल्यू I2 थीटा 2 के इक्वल होगी। तो आप देखेंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या चीज इक्वल होती है, सीरीज में जैसे करंट इक्वल होती है उसी तरह से पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होती है। तो इस तरफ की जो वोल्टेज है V1 और इस तरफ की जो वोल्टेज है V2 वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ वोल्टेज अक्रॉस I1 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस I2, इसकी जो वोल्टेज है और इसकी जो वोल्टेज है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है I इंटू आर, ये I2 इंटू R2। तो इस तरफ का जो वोल्टेज है और इस तरफ का वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस को हमने R1 कंसिडर कर लिया और इस वाले रेजिस्टेंस को R2 कंसिडर कर लिया। अब जो R1 है वो किसके इक्वल होता है, R1 होता है रो L L1 बाय A। यूनिफॉर्म वायर है, एक जैसा वायर है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हर एक जगह सेम होगा और मटेरियल सेम है इसलिए रेजिस्टिविटी भी सेम होगा, तो रो L1 बाई A होगा। और इस तरफ क्या हो जाएगा I2 इंटू रो L2 बाई A, ये रो अपॉन A कैंसिल हो जाएगा, तो I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2, I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि आर्क इज इक्वल टू, आर्क लेंथ, ये अगर आर्क लेंथ है L1 तो L1 और थीटा 1 में क्या रिलेशन होता है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर्क लेंथ L हो गई, ये रेडियस R और थीटा हो गया सेंट्रल एंगल, तो L1 की वैल्यू हो जाएगी R इंटू थीटा 1 और L2 की वैल्यू हो जाएगी R इंटू थीटा 2, क्योंकि रेडियस तो दोनों में सेम रहेगा, इसके लिए भी रेडियस की वैल्यू R रहेगी, इसके लिए भी रेडियस की वैल्यू R रहेगी। तो L इज इक्वल टू R थीटा से ये हो जाएगा I1 R इंटू थीटा 1 और ये हो जाएगा I2 R इंटू थीटा 2, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा और I1 इंटू थीटा 1 I2 इंटू थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा, तो I1 थीटा 1 माइनस I2 इंटू थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो म्यू नॉट अपॉन 360 इंटू 2R और ये 0, तो इसकी वैल्यू 0। तो एक्चुअली जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो दोनों तरफ सेम होती है, तो इस तरफ जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी इस तरफ भी उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, तो वो जो मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो भी सेम रहेगी लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये तो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, और जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह से आप निकालोगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों को माइनस करके आएगा, दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, यहाँ पे आके फंस जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे इसके दो पार्ट हो गए तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इक्वल होगी और उससे फिर हमें ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वायर दिया हुआ है और सेंटर पे मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये वायर है ऐसे और ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ये सेंटर है, यहाँ से एक सर्कुलर लूप बना हुआ है और फिर ये एक वायर यहाँ से ऐसे सेंटर की तरफ चला, ये सिचुएशन दी हुई है। करंट है 60 एम्पियर,
इसमें जो करंट दे रखी है आई, उसकी वैल्यू 60 एम्पियर दी हुई है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ये सेंटर है, और इस वाले लूप का मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर। देखो ये जो स्ट्रेट वायर है, सी इसके एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इस वायर की वजह से सी के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये जो वायर है, ये इसका एक्सिस हो गया, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, तो ना तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे कुछ, ना इस वाले वायर की वजह से सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से होगा। और ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये आर्क का सेंट्रल एंगल नहीं है। आर्क का सेंट्रल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री। और फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। सेंटर पे क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस दिया हुआ है 0.02 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 0.02 मीटर, ये रेडियस। बस वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। थीटा हो गया 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इनटू 10⁻⁻⁷, करंट 60 एम्पियर, 2, और रेडियस हो गया 0.02 मीटर। तो ये 90 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स, तो 15 3 जा, और 4 से ये भी कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², ये 4 कट जाएगा, तो 3 पाई इंटू 15, 45 पाई, और 10⁻⁷, 10⁻⁻², तो 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। 45 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 3.14। तो 1.41 इंटू 10⁻³ टेस्ला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। Determine the magnetic field at the point O in the system shown in figure. इस तरह से एक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें दो सेमी सर्कुलर आर्क हैं, एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है। इसमें आई करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये आई करंट होगी, तो ये करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो देखिए इधर एंटी क्लॉकवाइज सेंस है और इधर भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यानी कि इस तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों का जो सेंस है वो सेम है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके एक्सिस पे सेंटर आएगा, ये जो सेंटर है ये इसके एक्सिस पे है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और इसके भी एक्सिस पे है, तो इस वाले पार्ट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस वाले पार्ट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो दोनों का जो सेंस है करंट का वो सेम है, इस वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा, और क्योंकि दोनों का आउटवर्ड्स है इसलिए ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये भी आउटवर्ड्स होगा। ये जो डॉट है ये बताता है कि दिस इज टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ है, तो प्लेन से आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री, ये वाला एंगल 180 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये वाली जो रेडियस है ये r1 दी हुई, दिस इज r1, और ये वाली जो रेडियस है ये r2 दी हुई,
ये भी हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू म्यू नॉट आई, करंट सेम है, एक ही करंट आएगी क्योंकि पूरा एक ही वायर है, डिवाइड बाय 2R। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। म्यू नॉट आई अपॉन 4R1, ये 2 2 4 हो गया, और ये म्यू नॉट आई अपॉन 4R2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो गया। और जो इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछे, तो इतना मैग्नीट्यूड हो गया इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 9 देखिए, calculate the magnetic field at a distance of 10 cm from a long straight wire carrying a current of 5 एम्पियर। ये स्ट्रेट वायर है और इसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर है, I is equal to 5 एम्पियर है। लॉन्ग स्ट्रेट मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये वाली जो डिस्टेंस है R, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 बाई 100, 0.1 मीटर। तो अभी आपको प्रूव करके बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है स्ट्रेट कंडक्टर का। तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को 90 डिग्री रख के ये फॉर्मूला डिराइव करके बताया। स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बस इसकी वैल्यू डाल दीजिए। म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट इज 5 एम्पियर, 2 पाई एंड रेडियस इज 0.1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 5 10, 10 इंटू 10⁻⁻⁷, और ये 0.1 हो गया 10⁻⁻1 टेस्ला। तो ये 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 10⁻⁻5 टेस्ला। और जो 10th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, बस उसमें उसने पूछे कि इसका डायरेक्शन बताइए क्या होगा। तो डायरेक्शन बनाने के लिए ये राइट साइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ये इसको कवर करते हुए इस तरह से आएगा। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बना दूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को इसके अराउंड कवर करेगा। राइट हैंड साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा और वायर को कवर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी की तरह है, वो भी स्ट्रेट कंडक्टर का है, तो बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह उसको कर लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 11. How will the magnetic field intensity at the center of a circular coil carrying current change if the current through the coil is doubled? करंट को डबल कर दे रहा है, यानी कि पहले अगर करंट आई थी तो उसको डबल कर दिया गया, नई करंट 2I के इक्वल हो जाएगी। If the current through the coil is doubled and the radius of the coil is halved, रेडियस को हाफ कर दिया गया, यानी कि पुरानी वाली रेडियस के हाफ के बराबर होगा, तो बी डैश और बी में क्या रिलेशनशिप होगा,
सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो देखिए बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, तो बी आई अपॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बी डैश अपॉन बी किसके इक्वल होगा, आई डैश अपॉन आई, क्योंकि आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर डैश। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका उल्टा आ जाएगा, आर डैश नीचे आएगा आर ऊपर जाएगा, और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे इसका रेशो होगा बी का वैसे ही आई का रेशो होगा। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, आई किसके बराबर है, आई डैश 2i के इक्वल और आर डैश r बाई 2 के इक्वल। तो ये आई से आई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 हो गया 4, तो बी डैश अपॉन बी हो गया 4 के इक्वल, यानी कि बी डैश हो जाएगा 4b। तो बी डैश इज इक्वल टू 4b आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, a semicircular arc of radius 20 सेंटीमीटर। एक सेमीसर्कुलर आर्क दिया हुआ है और उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.2 मीटर। कैरी द करंट ऑफ 10 एम्पियर, और इसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर की करंट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। तो सेंटर पे निकालना, तो सेंटर पे इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री बनेगा और सेंटर पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 4, आई की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 0.2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एग्जाम्पल्स में से कोई डाउट है तो बताइए बेटा। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन आपके बुकलेट में पीडीएफ में दिया हुआ है, अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आप ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा खुद से, ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाए अच्छे से।